जेल एक ऐसी जगह है जहां पे क्रिमिनल्स को उनकी करतूतों के लिए सजा देने के लिए रखा जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली अब जेल एक ऐसी जगह बन गया है जहां से क्रिमिनल्स निकलने के बाद और बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देते हैं। और इसी जेल से ही कहानी शुरू हुई है अब्दुल करीम तेलगी की, जो कभी स्टेशन पे फल सब्जी बेचा करता था, लेकिन अपने मास्टरमाइंड से उसने 30,000 करोड़ का स्कैम किया। पर सवाल निकल के आता है कि क्या कोई बंदा अकेले ही इतना बड़ा स्कैम कर सकता है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हर्षद मेहता 1992 का जो स्कैम हुआ था उसका अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट था वो था 5,000 करोड़ का, लेकिन ये स्कैम तो उससे भी काफी बड़ा था। इसके पास 36 से ज्यादा प्रॉपर्टीज थी, 120 बैंकों से ज्यादा में भी अकाउंट बना हुआ था, जिसका आज तक कोई प्रॉपर रिकॉर्ड मिल ही नहीं पाया है। और जो बंदा एक बार गर्ल के ऊपर एक ही रात में 90 लाख रुपए उड़ा दे, आप समझ सकते हो कि उसके पास कितना पैसा होगा। पर ये इतना बड़ा स्कैम आखिरकार पकड़ाया कैसे? तो जवाब है इसके पेट नाम से। कई लोग अब्दुल करीम तेलगी को लाला के नाम से जानते थे और यही लाला नाम ही इसके डूबने का कारण बना। पर आखिर ये सब हुआ कैसे? और क्या ये स्कैम सिर्फ 30,000 करोड़ का ये स्कैम था या उससे भी बड़ा? क्योंकि आज तक इसके पीछे के जितने भी चेहरे थे वो रहस्यमयी ही बने हुए हैं, आज तक किसी का खुलासा नहीं हो पाया। तो हाथ में पॉपकॉर्न पकड़ लो और कान में ईयरफोन डाल लो, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दोस्तों 29 जुलाई साल 1961 में, जब कर्नाटका के खानापुर के अंदर मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी का जन्म होता है। इनके पिताजी पेशे से इंडियन रेलवे के अंदर एक एम्प्लॉय थे। बहुत ही कम उम्र थी मास्टरमाइंड तेलगी की जब इनके पिताजी का देहांत हो गया। पढ़ने में इनको काफी इंटरेस्ट था, लेकिन भैया पिताजी के देहांत के बाद पूरा घर भी तो चलाना था, तो इसलिए इन्होंने वहीं स्टेशन के ऊपर ही फल और सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी, अपने घर का खर्चा और अपने पढ़ाई का खर्चा सारा इन्होंने खुद से उठाया और फाइनली गो गेट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएट की डिग्री भी ले ली। और फिर जॉब की तलाश में भाई साहब निकल गए सपनों के शहर मुंबई। ये वही दौर था जब पूरी अंडरवर्ल्ड का जो इलीगल एक्टिविटीज हुआ करते थे, क्रिमिनल एक्टिविटीज हुआ करते थे, उसके लिए मुंबई काफी मशहूर था। और मुंबई के अंदर तेलगी ने पहली जॉब करी एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव एक फर्नीचर कंपनी में। वहां 3800 रुपए महीने कमाने वाली तेलगी को उनके खराब परफॉर्मेंस के कारण कंपनी से निकाल दिया गया। तेलगी ने डिसाइड कर लिया कि भैया जॉब मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं मजदूरी करके ही काम कर लूंगा। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मजदूरी के लिए अच्छा पैसा कहाँ मिलता है, तो वो ईस्टर्न कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री, सऊदी अरेबिया। फिर क्या था, साल 1986 में तुरंत निकल के सऊदी अरेबिया। लेकिन भैया काम करने में इनको इंटरेस्ट रहे तभी तो कहीं काम बने। वहां भी इनको निराशा ही हाथ लगी और फाइनली 7 साल वहां झेलने के बाद इन्होंने फाइनली अपना रुख मोड़ा मुंबई की तरफ। और यहीं से इनकी घोटाला जर्नी की शुरुआत हुई। तेलगी हमेशा से क्विक मनी चाहता था कि भैया मुझे कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल जाए। इसने नोटिस करा मुंबई आकर के कि भैया मैंने तो जैसे तैसे करके पासपोर्ट बना करके सऊदी अरेबिया पहुंच गया, मजदूरी कर लिया। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो भैया एज की प्रॉब्लम के कारण या फिर इनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता है, पेपर प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण वो मजदूरी करने के लिए सऊदी अरेबिया नहीं जा पाते हैं। और वहीं कुछ एजेंट ऐसे हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज करके, बोले तो सारा डॉक्यूमेंट फर्जी बना करके, पासपोर्ट बना करके उसको सऊदी अरेबिया भेज दिया करते थे और अच्छे खासे पैसे भी कमाते थे। और इसी लालच में तेलगी भी इसमें कूद पड़ा और अपनी कंपनी शुरू की अरेबियन मेट्रो ट्रेवल के नाम से। और ठीक वैसे ही तेलगी भी सारे पेपर्स को फर्जी बना करके, पासपोर्ट को नकली बना करके सारे मजदूर को सऊदी अरेबिया भेज दिया करता था जो कि मजदूरी करना चाहते थे। तेलगी इस इलीगल एक्टिविटी को इतनी तेजी से एग्जीक्यूट कर रहा था कि धीरे धीरे ये हाईलाइट होने लग गए और तभी इनको फाइनली जेल की भी हवा खानी पड़ी। अब जेल एक ऐसी जगह है जहां क्रिमिनल्स को उनकी गुनाहों की सजा दी जाती है। पर सोच के देखो, अगर वही जेल उन्हीं क्रिमिनल्स के लिए किसी बड़े इलीगल एक्टिविटीज का प्लानिंग स्पॉट बन जाए तो क्या हो। तेलगी के साथ जेल में कई सारे क्रिमिनल्स और भी थे, जिसमें से एक थे राम रतन सोनी। वो जेल के अंदर इसलिए गए थे क्योंकि वो स्टॉक मार्केट के नकली सर्टिफिकेट बनाया करते थे। अब दोनों थे क्रिमिनल माइंडेड लोग ही, तो सोनी ने तेलगी से बोला कि जब तुमको सजा काटनी है तो हमारे जैसे बड़े बड़े काम करो, ये छोटे मोटे काम में क्या रखा है। दोस्तों ये वही समय था साल 1991 से 1992 के बीच, जब हर्षद मेहता का स्कैम का खुलासा हुआ था। उसी बीच सोनी ने बोला तेलगी से कि भैया अभी जो है मार्केट के अंदर स्टाम्प पेपर का बहुत शॉर्टेज चल रहा है और ये स्टाम्प पेपर ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर जगह पे होता है लीगलाइजेशन के लिए। और अगर हम इसी स्टाम्प पेपर को नकली रूप से बना के बेचने लगे मार्केट में तो हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो तेलगी ने भी सोचा कि हाँ भैया ये जो स्टाम्प पेपर होते हैं उसका इस्तेमाल तो बहुत सी जगह पे होता है और एक बार सील मरा जाने के बाद, काम हो जाने के बाद वो भैया बक्से के अंदर पड़ा हुआ रहता है। और ये स्टाम्प पेपर इतनी कॉमन सी चीज है कि जिसपे कुछ सिक्योरिटी भी नहीं लगाया जाता है, तो किसी को शक भी नहीं होगा कि हम इससे इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं। और जेल से छूटने के तुरंत बाद दोनों ने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया। इनको पता था कि ये जो हमें स्कैम करने वाला है ये काफी बड़े लेवल पे होने वाला है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि स्टाम्प पेपर देखने में तो एक सिंपल पेपर जैसा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और लीगलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा ऑथराइज्ड पेपर है जिससे पता चलता है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वो लीगल है। और ये स्टाम्प पेपर 10 रुपए का भी हो सकता है और लाख रुपए तक का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप जिस ट्रांजेक्शन के लिए इस स्टाम्प पेपर का यूज कर रहे हो उसका वैल्यू क्या है। और ये स्टाम्प पेपर के चार्जेस हर स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कोई एवरेज अगर मैं परसेंटेज की बात बताऊं आपको, तो स्टाम्प पेपर के चार्जेस वेरी करते हैं, वो 5% से लेकर 10% तक करते हैं। एग्जाम्पल समझाओ तो समझ लो कि आपने दिल्ली के अंदर 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और वहां पे स्टाम्प पेपर के जो चार्जेस चल रहे हैं वो 5% चल रहे हैं,
तो आपको जो चार्ज लगेगा स्टाम्प पेपर का वो लग जाएगा 2.5 लाख रुपए। पर मजे की बात तो यहाँ पे ये है कि भैया स्टाम्प पेपर का क्वालिटी भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, सिर्फ डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ट्रांजेक्शन है और उसी हिसाब से वो प्रीमियम बन जाएगा वो स्टाम्प पेपर का। और यहीं पे इन दोनों ने भैया सबसे बड़ा लूप होल निकाला कि कोई भी बंदा या बंदी अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी लेता है और वो 2.5 लाख रुपए एक स्टाम्प पेपर के लिए देता है, तो वो क्यों ना हमसे ले ले, हम उसको 2 लाख में या 1.5 लाख में ही दे देंगे। तो कौन लेना नहीं चाहेगा। फिर सबसे पहले तेलगी ने इसका सोर्स पता करना शुरू किया कि ये स्टाम्प पेपर आखिर छपते क्या है। तो इसको पता चला कि नासिक के इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, वहां पे सारी ये जो स्टाम्प पेपर की छपाई है वो वहीं पे होती है। अब इस बंदे का सातवें दिमाग देखो, इसने क्या करा कि वहां पे प्रेस के अंदर जो भी स्टाम्प पेपर मौजूद थे उसको कहीं से इकट्ठा किया, कोड़े के भाव में खरीदा और क्या क्या कि गम वॉशिंग करके उसको पूरा नए जैसा बना करके कम रेट पे मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। पर जब इसको समझ में आया कि जो हम स्कैम कर रहे हैं काफी छोटे लेवल पे कर रहे हैं, इसको और बड़े लेवल पे करना चाहिए, तब इसने तिगड़ा मिलाना शुरू किया और सोचने लग गया कि भैया ये जो मशीन से स्टैम्प पेपर छापते हैं और वो मशीन ही हम अपने पास ले आए, तो ये जो गम वॉशिंग जो हम साफ सुथरा करके नया करके बेचते हैं तो वो करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ छापेंगे और मार्केट में बेचेंगे। और तेलगी ने यहीं पर अपना मास्टरमाइंड चलाया और किसी तरह से उस प्रेस के अंदर से एक ओल्ड एम्प्लॉय से मीटिंग करी और तिगड़म भिड़ा करके 3-5 करके उसको रिश्वत खिला करके वहां पे मशीन जो ऑक्शन में बिका करती थी उसको रिजिड के थ्रू ऑक्शन के थ्रू खरीद लिया। अब इसके बाद कुबेर का खजाना तो आना ही था, क्योंकि कुबेर के खजाना की सीधा सीधी मशीन ही इसके पास आ गई थी। इसका सीधा लॉजिक था कि अब जो गवर्नमेंट के जो स्टाम्प पेपर्स बनाए जा रहे हैं और जो हम स्टाम्प पेपर बनाएंगे वो सेम ही होगा, तो हम मार्केट में दोनों को मिक्स करके बेचेंगे। और देखते ही देखते इन दोनों ने हर तरह के स्टाम्प पेपर्स बनाने शुरू कर दी, जैसे नॉन जुडिशियरी स्टाम्प पेपर हो, चाहे कोई रिवेन्यू स्टाम्प पेपर हो, चाहे जो शेयर्स की जो ट्रांसफर होती है उसका रिलेटेड कोई स्टाम्प पेपर हो या कोई ब्रोकर से रिलेटेड स्टाम्प पेपर हो। इन्होंने हर तरह के स्टाम्प पेपर को वॉल्यूम में प्रिंट करना और बेचना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद कुछ आपसी मतभेद के कारण तेलगी और सोनी दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन तेलगी ने बिना इस पर कोई ध्यान लगाया ही अपने रैकेट को और बड़े स्केल पे एग्जीक्यूट करने के लिए बड़े बड़े नेटवर्क बनाने शुरू कर दिए और बड़े बड़े नेटवर्क बनाने शुरू कर दिए, सबको पैसे खिलाने शुरू कर दिए। क्योंकि इसके माइंड में एक आइडिया और क्लिक किया, एक बहुत बड़ा लूपहोल और मिल गया। अब मार्केट के अंदर गवर्नमेंट के जो स्टाम्प पेपर्स होते थे वो नहीं चलेंगे, अब मार्केट में सिर्फ मेरे स्टाम्प पेपर चलेंगे। तेलगी ने स्ट्रेटेजिकली क्या करा कि मार्केट के अंदर जो भी गवर्नमेंट के थ्रू स्टाम्प पेपर छप के आया करते थे उसको भैया आने ही नहीं दिया। मार्केट के अंदर क्या करा कि रिश्वत देकर के उधर ही उसको फेक एड्रेस से भिजवा दिया और उसको साइड से दबवा दिया और मार्केट में सिर्फ अपने ही फेक स्टाम्प पेपर्स को बेचना शुरू कर दिया। कोई फर्क ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दिखने में काफी सिमिलर थे। क्यों? क्योंकि भाई सेम मशीन के बने हुए, सेम टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। सिर्फ क्या था कि वहां गवर्नमेंट प्रिंट कर रहा है, यहाँ तेलगी साहब प्रिंट कर रहे हैं, तो कोई फर्क ही नहीं था दोनों में। ये इसको इतने बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहे थे कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे। 350 से ज्यादा इन्होंने एजेंट्स हायर कर रखे थे, एमबीए और ग्रेजुएट्स। सबको बोल दिया कि भैया जो जितना पेपर बेचेगा उसका उतना ज्यादा कमीशन बनेगा। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, पूरे देश भर के अंदर 18 से ज्यादा राज्यों में और 70 से ज्यादा शहरों में इनके स्टाम्प पेपर्स बिका करते थे। कहीं कहीं तो ऐसा माहौल था कि भैया वहां गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर कम और ज्यादातर इनके स्टाम्प पेपर चल रहे थे। और सबसे बड़ा बूस्ट तो इस स्कैम को तब मिला जब LIC, BSC, बैंक्स और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे वो भी स्टाम्प पेपर्स का यूज करने के लिए तेलगी से ही स्टाम्प पेपर लेते थे। पर सवाल निकल के आता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े बैंकर्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो तेलगी से ही स्टाम्प पेपर क्यों ले रहे थे? तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि किसी को पता ही नहीं था कि यह स्कैम चल रहा है। सबको लग रहा था कि भैया कि वो चोरी करके कहीं से स्टाम्प पेपर लेके आए होंगे और कम रेट में हमें दे रहे हैं। तो किसी को भी कोई बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो उसको स्टाम्प पेपर अगर सस्ते में मिल जा रहा है, वहां अगर हमको 2.5% देना पड़ रहा है और यहाँ हमको 1.5% ही देना पड़ रहा है, तो वो कौन सा प्रीफर करेगा? फोर्स यही प्रीफर करेगा। अब 1-2 स्टाम्प पेपर लेना है तो कोई बात भी हो, यहाँ मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ, तो करोड़ों में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बहुत ज्यादा होता है। और इस तरह से तेलगी ने अलरेडी 32,000 करोड़ का स्टाम्प पेपर बेच रखा था। अब भैया खेल कैसा भी हो, उसका रिजल्ट आना तो निश्चित ही है। और अब पिक्चर में एंट्री होती है जयंत तिनेकर की। जयंत तेलगी के गांव के ही रहने वाले थे। उसने तेलगी को कई बार समझाया था, कई बार वार्न किया था कि भैया ये जो तुम काम कर रहे हो काफी लीगल काम, इसको छोड़ दो वरना मैं तुम्हें किसी दिन हाईलाइट कर दूंगा। पर तेलगी का नहीं मानने पर साल 1996 में जयंत ने काफी सारे पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, काफी जगह कंप्लेन किया, लेकिन उस समय तेलगी के खिलाफ कोई कंप्लेन लिखता ही नहीं था। हद तो तब हो गई जब इन्होंने प्रेसिडेंट तक को लेटर लिखा, पर वहां भी इसकी सुनवाई नहीं। सबने इस चीज को इग्नोर किया क्योंकि सबका मानना यही था कि भैया कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्कैम हो जो कि अभी भी हुआ है, उसके बारे में कोई बोले समझ में आया, कोई करेंसी नकली छाप रहा है तो उसके बारे में समझ में आया, ये स्टाम्प पेपर से घोटाला कैसे हो सकता है। लेकिन जयंत तेलगी को हमेशा से ही फॉलो कर रहा था। वो देख पा रहा था कि तेलगी कैसे स्मार्टली तरीके से, एकदम चालाकी से स्टाम्प पेपर्स की फर्जी कर रहा है। क्योंकि उस समय तेलगी अपने होम टाउन खानापुर के अंदर एकदम दम भर के जमीनें प्रॉपर्टीज खरीद रहा था। एस्टिमेट किया गया है कि ये जो प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे उसका टोटल वैल्यू था 500 करोड़ का, लेकिन पकड़ाया है भैया 100 करोड़ तक का। इसकी फिजूल खर्ची और अयासी का हद तो तब हो गया जब टोबजा बार के अंदर इन्होंने एक रात में एक गर्ल के ऊपर जिसका नाम था तरन्नुम खान, उसके ऊपर एक रात में इन्होंने 90 लाख रुपए उड़ा दिए। पर फिर साल 2000 में बेंगलोर पुलिस के पास एक टिप आई कि भैया कोई 2 बंदे हैं जो कि फेक स्टाम्प पेपर्स की ट्रांसपोर्टिंग करने जा रहे हैं। पकड़े जाने के बाद उनको काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। फिर नाम का खुलासा हुआ इस सबसे बड़े स्कैम के पीछे के मास्टरमाइंड का, जिसका नाम था अब्दुल करीम तेलगी। सारी पुलिस फोर्स तेलगी को लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेलगी का कोई अता पता ही नहीं था। फिर एक दिन टिप आया कि तेलगी हज यात्रा के जो लोग हैं वहां अजमेर जा रहा है उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो वहां उनसे क्यों मिलता था? तो
तो रीज़न यही था कि जो फेक स्टाम्प पेपर्स का उनका डिस्ट्रीब्यूशन था वो मेन चैनल वहीं पे था, वहीं पे सारे लोग आते थे, वहाँ पे सारा स्टाम्प पेपर उनको दिया जाता था और पूरे देश में जो स्कैम चल रहा था वो वहीं से, उसका मेन जो हब था वो वहीं था। और तभी बेंगलोर के फॉर्मर एसपी जी भावा पहुंच गए अपने पठान ड्रेस में अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर। भावा की पूरी टीम ने लगातार 7 दिन अजमेर के अंदर बिताया, लेकिन इनको कोई सुराग हाथ नहीं लगा, ना फेक स्टाम्प पेपर्स और ना ही तेलगी। और फिर जब हार मानने के बाद भावा ने डिसाइड किया कि यहाँ से भी जाना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, तब इनके माइंड में एक आइडिया क्लिक किया कि जब यहाँ तक हम आ ही गए हैं तो दरगाह भी हो ही जाते हैं। परेड खत्म होने के बाद भावा की नजर एक ऐसे बंदे पे पड़ी जो कि वहाँ पे चौखट चूम रहा था। चौखट चूमते वक्त उसका एक साइड व्यू दिखा और वो सेम फोटो था जिसका अब्दुल करीम तेलगी का था। उसने अपने जो सब इंस्पेक्टर थे उसको बोला कि देखो ये लग रहा है कि तेलगी ही है, लेकिन फिर सब इंस्पेक्टर ने बोला सर आप पहले बढ़िया से कंफर्म कर लो कि ये तेलगी ही है ना, तभी इसको टोकना। अगर ऐसे टोकोगे और यहाँ पे कहीं हलचल हो गई तो ये काफी बड़ा रूप ले सकती है। और काफी सूझबूझ के बाद एसपी भावा ने उसको पीछे से पुकारा लाला, और जैसे ही वो पीछे पलटा वो भैया अरेस्ट हो गया। और जब सारी पुलिस फोर्स की टीम तेलगी के बताया कि उसके एड्रेस से पहुंची तो वहां से उनको 35 से 40 लाख तक का कैश बरामद हुआ, कई सारे कैसेट्स बरामद हुए, कई सारे जो फेक स्टाम्प पेपर्स वो बना रहे थे जो कि खूबहू ओरिजिनल सेम देखने में लग रहे थे वो भी बरामद हुए। तभी सारे पुलिसकर्मियों को समझ में आया कि ये जो स्टाम्प पेपर का जो स्कैम चल रहा है वो कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं, काफी बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा है। और तभी एसआईटी बोली तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की गठन करी गई, जिसमें पता चला कि ये जो स्कैम चलाया जा रहा है वो 1994 से ही चलाया जा रहा है। बट स्टिल तेलगी कंप्लीटली बेखौफ था, क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन के अंदर इसको अरेस्ट करके ले जाया गया था वहाँ वो और आराम कर रहा था 5 स्टार की फैसिलिटी के साथ। इसको भैया गद्दा, चेयर, टेबल, एसी सब कुछ मिल रहा था, प्लस में मसाज भी किया जा रहा था। मतलब आप समझ सकते हो कि पैसों की बदौलत उसने सबको अपनी तरफ कर लिया था। उल्टा ये अपने पुलिस स्टेशन पे बैठे बैठे ही अपने रैकेट जो स्कैम चला रहा था उसको और बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। पर जब धीरे धीरे इस मैटर के अंदर मीडिया की एंट्री हुई, काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ने लग गया, तो इन्वेस्टिगेशन और डीपली होने लग गई और काफी सारे नए नए चिट्टे खुलते चले गए। लेकिन ये जो तेलगी थे वो और चुप थे, वो भैया कुछ खुलासा ही नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जान चुके थे कि मेरे ऊपर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, अंडरवर्ल्ड डॉन्स है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। पर जब तेलगी का नार्को टेस्ट हुआ तो उसने कई सारे नाम्स को रिवील किया, जिसमें कई सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, इंप्लॉयज शामिल थे, कई सारे हाई रैंक ऑफिसर शामिल थे, कई सारे पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। पॉलिटिशियंस का अगर मैं नाम बताऊं तो एक का नाम रिवील हुआ है निखिल कोठारी जिनका नाम है, और एक तो भैया हाई रैंक ऑफिसर थे, उसकी मंथली सैलरी थी तो 9,000 रुपये, लेकिन उसके पास से बरामद हुआ $13 मिलियन का। बट जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन्स थे जिनके नाम रिवील हुए थे, वो भैया उनके खिलाफ कोई एविडेंस मिला नहीं तो वो सब बचे रह गए। और यही चीज आपने देखा होगा कि हर्षद मेहता का जो स्कैम 1992 सीरीज आई थी उसमें भी यही चीज हुआ था कि जिसके खिलाफ कोई सबूत मिला नहीं तो वो बचे रह गए। लेकिन बलि का बकरा कौन बना? तो वो हर्षद मेहता बना था। और इस केस में कौन बना? तो वो अब्दुल करीम तेलगी बना। एंड फाइनली 2007 में तेलगी की बीवी ने अपने शौहर से बोला कि आपको अल्लाह का वास्ता है, मामला काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसको और बढ़ाने से फायदा है नहीं, जाके आप सरेंडर कर दो, कुछ साल की सजा वगैरह काटना और वापस आ जाना, ऐसे कब तक भागते फिरो। और तब जाकर के तेलगी ने सरेंडर किया, जिसके बाद उस पर 202 करोड़ का फाइन लगा और 30 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन फाइनली ये जो साल की सजा थी वो कम करके 13 साल की ही की गई। और फिर जेल में सजा काटने के दौरान ही पता चला कि तेलगी को कई सारी बीमारियां हैं, जैसे कि HIV हो चुका है, डायबिटीज हो चुका है और उसको हाइपरटेंशन हो चुका है। इसके शरीर के कई सारे ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर दिए हैं। और फाइनली 23 अक्टूबर 2017 को विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर इसने अपनी आखिरी सांस ली। दोस्तों देखा जाए तो तेलगी ने एक बात जरूर साफ की थी, उसने बोला था कि भैया मुझे पकड़ने से कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ये स्कैम काफी बड़े लेवल पे चल रहा है और मुझसे भी काफी बड़े बड़े दिग्गज लोग शामिल हैं इस पूरे स्कैम के अंदर, और वो बड़े लेवल पे इसको एग्जीक्यूट कर। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि कई लोग इसको बोलते हैं कि 20,000 करोड़ का स्कैम है, कई लोग बोलते हैं 26,000 करोड़ का स्कैम था, कई लोग बोलते हैं 30,000 करोड़ का स्कैम था। लेकिन जो जान पहचान के लोग हैं उन्होंने यहाँ तक बोला है कि ये 1,000 करोड़ का नहीं, लाख करोड़ का स्कैम था। पर सवाल निकल के आता है कि अगर ये स्कैम लाख करोड़ का भी नहीं, अगर 30-32 हजार करोड़ का ही था तो ये पैसे आज किसके पास है, कहाँ गए? ये जो घोटाला के अंदर जो बड़े बड़े दिग्गज लोग शामिल थे वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आज? लेकिन ये फाइल कंप्लीटली अब क्लोज हो चुकी है जब तेलगी की मृत्यु हुई थी। पर दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है कि स्कैम 1992 के इतने बड़े ब्लॉकबस्टर हिट के बाद अब अब्दुल करीम तेलगी की लाइफ स्टोरी पर भी एक सीरीज आ रही है जिसका नाम होगा स्कैम 2003। और बोला जा रहा है कि ये जो सीरीज है वो स्ट्रीम की जाएगी सोनी लिव के ऊपर, बोले तो OTT प्लेटफॉर्म के जरिए। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि ये कब तक आता है, डेट बोला गया है कि 2022 में ही आ जाएगी। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि उसकी सारी स्टोरी आपको इस वीडियो में ही मिल चुकी है। तो इस कहानी से हमें जो सबसे जरूरी सीख मिली है वो यही है कि सफलता पाना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करके ऊपर जाना पड़ेगा, वरना जितनी तेजी से जाओगे उतना तेजी से आओगे भी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस करके रखना, ताकि इस तरह की इंसाइटफुल वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच गए। मिलते हैं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल इंसाइटफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।